प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर कुंडली में विद्यमान धनी योग एवं निर्धन योगों के विषय में। प्रिय मित्रों, द्वितीय भाव का विचार द्वितीय भाव की राशि और इस स्थान पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों के संबंध से करना चाहिए। द्वितीय शुभ ग्रह हो या द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि और उसमें शुभ ग्रह बैठा हो तथा शुभ ग्रहों की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो तो व्यक्ति धनी होता है। अब कुछ धनी योगों के उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पहला, भाग्येश और लाभेश का योग। दूसरा, भाग्येश और दशमेश का योग। तीसरा, भाग्येश और चतुर्थेश का योग। चौथा, भाग्येश और पंचमेश का योग। पांचवा, भाग्येश और लग्नेश का योग। छठा, भाग्येश और धनेश का योग। सातवां, दशमेश और लाभेश का योग। आठवां, दशमेश और चतुर्थेश का योग। नवां, दशमेश और लग्नेश का योग। दसवां, दशमेश और पंचमेश का योग। 11वां, दशमेश और द्वितीयेश का योग। 12वां, लाभेश और धनेश का योग। 13वां, लाभेश और चतुर्थेश का योग। 14वां, लाभेश और धनेश का योग। 15वां, लाभेश और पंचमेश का योग। 16वां, लग्नेश और धनेश का योग। 17वां, लग्नेश और चतुर्थेश का योग। 18वां, लग्नेश और पंचमेश का योग। 19वां, धनेश और चतुर्थेश का योग। 20वां, धनेश और पंचमेश का योग तथा 21वां, चतुर्थेश और पंचमेश का योग। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये 21 योग वाले ग्रह यदि दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या सातवें भाव में हों तो जातक को पूर्ण फल इसका मिलता है। 8वें और 12वें भाव में आधा फल, छठे भाव में चतुर्थांश फल एवं अन्य स्थानों में यह प्रभाव निष्फल बताया गया है। अब बात करते हैं निर्धन योग की। धन योग के तरह कुछ निर्धन योगों के उदाहरण भी आपके सामने रखता हूं। पहला है षष्ठेश और धनेश का योग। दूसरा है षष्ठेश और लग्नेश का योग। तीसरा, षष्ठेश और चतुर्थेश का योग। चौथा, व्ययेश और चतुर्थेश का योग। पांचवां, व्ययेश और धनेश का योग। छठा, व्ययेश और लग्नेश का योग। सातवां, षष्ठेश और दशमेश का योग। आठवां, व्ययेश और दशमेश का योग। नवां, षष्ठेश और पंचमेश का योग। 10वां, षष्ठेश और सप्तमेश का योग। 11वां, व्ययेश और पंचमेश का योग। 12वां, व्ययेश और सप्तमेश का योग। 13वां, षष्ठेश और भाग्येश का योग। 14वां, व्ययेश और भाग्येश का योग। 15वां, षष्ठेश और तृतीयेश का योग। 16वां,
व्ययेश और तृतीयेश का योग, 17वां षष्ठेश और लाभेश का योग, 18वां व्ययेश और लाभेश का योग, 19वां षष्ठेश और अष्टमेश का योग, 20वां व्ययेश और अष्टमेश का योग तथा 21वां षष्ठेश और व्ययेश का योग। इस प्रकार से ये दरिद्र योग, निर्धन योग धन स्थान में हों तो पूर्ण फल देते हैं, व्यय स्थान में हों तो 3/4 फल देते हैं और यदि अन्य स्थानों में हों तो आधा फल देते हैं। यदि धनी योग कुंडली में अधिक हों और दारिद्र्य योग कम हों तो जातक धनवान, और दारिद्र्य योग अधिक तथा धनी योग कम हों तो जातक दरिद्री या अल्पधनी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में 2 बलवान धनी योग हों वह सहस्त्राधिपति, 3 हों तो वह लक्षाधिपति, 4 या 5 हों तो वह कोट्याधिपति होता है। इससे अधिक धनी योग होने पर जातक विपुल संपत्ति का स्वामी होता है। धनी योगों से एक दरिद्र योग अधिक हो तो अल्पधनी, 2 अधिक हों तो दरिद्री और 3 अधिक हों तो भिक्षुक या उसके समान होता है। दारिद्र्य योगों के अभाव में एक धनी योग होने पर जातक खाता पीता और सुखी रहता है। 2 धनी योगों के होने पर आश्रयदाता, लक्षाधीश एवं 3 या इससे अधिक योगों के होने पर जातक बहुत बड़ा धनी होता है। परंतु योगों के बलाबल का विचार कर लेना नितांत आवश्यक है। राहु यदि जन्म कुंडली में लग्न में हो, द्वितीय में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में से किसी भाव में स्थित हो एवं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन इन राशियों में से किसी भी राशि में स्थित हो तो जातक धनी होता है। चंद्र और गुरु एक साथ किसी भी स्थान में बैठे हों तो जातक धनी होता है। सूर्य बुध एक साथ सप्तम के भाव के अलावा अन्य स्थानों में हों तो जातक बड़ा व्यापारी होता है। कारक ग्रहों की दशा में जन्म हुआ हो तो जातक जन्म से धनी अन्यथा निर्धन होता है। जब कारक ग्रह की दशा आती है उस समय जातक अवश्य धनी होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने धनी और निर्धन योगों के बारे में विचार किया। इसी प्रकार एक दूसरी वीडियो लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।